देख रहे लोकतंत्र, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। 6 राज्यों के खाली हुई 7 विधानसभा सीटों पर 3 नवंबर को उपचुनाव होगा। निर्वाचन आयोग ने इसकी घोषणा की है। ये उपचुनाव बिहार के मोकामा, गोपालगंज, महाराष्ट्र के अंधेरी पूर्व, हरियाणा के आदमपुर, तेलंगाना के मुनुगोडे, उत्तर प्रदेश के गोला गोरखनाथ और ओडिशा के धामनगर विधानसभा क्षेत्र में होंगे। बिहार में नीतीश कुमार की बीजेपी से अलग होने के और महाराष्ट्र में शिवसेना के 2 गुट में बंटने के बाद ये पहला उपचुनाव है। रिपोर्ट देखें। बिहार के मोकामा और गोपालगंज में उपचुनाव 3 नवंबर को होने हैं। दोनों सीटों पर होने वाला मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। इसकी वजह है जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस का एक साथ आना। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जेडीयू बीजेपी से नाता तोड़ चुकी है। नीतीश पहले ही विपक्षी दलों को एक साथ लाकर 2014 में भगवा पार्टी को मात देने की कोशिशें शुरू कर चुके हैं। राज्य में 2 सीटों पर होने वाला उपचुनाव को गढ़ बचाने की लड़ाई के तौर पर भी देखा जा रहा है। मोकामा विधानसभा सीट को आरजेडी का गढ़ माना जाता है। जेल में बंद बाहुबली नेता अनंत सिंह का इस क्षेत्र में खासा प्रभाव है। पिछले दिनों अनंत सिंह को AK-47 मामले में सजा होने के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई थी। इसके बाद मोकामा सीट खाली हो गई। अब उपचुनाव में आरजेडी अनंत सिंह के किसी करीबी को ही यहां से उम्मीदवार बना सकती है। मोकामा से महागठबंधन में आरजेडी का उम्मीदवार उतरना तय माना जा रहा है। उसका मुकाबला बीजेपी से हो सकता है। आरजेडी अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी पर ही दांव खेल सकती है। हालांकि बीजेपी को ये सीट जीतने के लिए बहुत जद्दोजहद करनी होगी। बात अगर गोपालगंज सदर विधानसभा सीट की करें तो यहाँ भी उपचुनाव बेहद रोचक होने जा रहा है। पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता सुभाष सिंह के निधन के बाद ये सीट खाली हुई है। सुभाष सिंह यहाँ से लगातार 4 बार बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीत चुके हैं। इस सीट को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। बीजेपी दिवंगत सुभाष सिंह के परिवार से या उनके किसी करीबी को टिकट दे सकती है। पार्टी को सहानुभूति लहर का फायदा मिलने की उम्मीद है। सूबे में सत्ता परिवर्तन के बाद पहली बार चुनावी माहौल बन रहा है। एक तरफ नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव उपचुनाव को जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। वहीं आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में अपने दम पर बिहार जीतने का लक्ष्य लेकर चल रही बीजेपी के लिए भी उपचुनाव अहम हो गए हैं। बीजेपी की ओर से केंद्रीय स्तर के नेता उपचुनाव में प्रचार के लिए आ सकते हैं। वहीं नीतीश, तेजस्वी समेत महागठबंधन के नेताओं को संयुक्त रैलियां करते भी देखा जा सकता है। बात मुंबई की करें तो अंधेरी ईस्ट पर होने वाला उपचुनाव भी शिवसेना के दोनों धड़ों की शक्ति का जायजा लेगा। यहाँ शिवसेना के ठाकरे गुट का मुकाबला बीजेपी और उसके सहयोगी से होना है। ध्यान रहे कि शिवसेना से बगावत के बाद महाराष्ट्र में बीजेपी के समर्थन से एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में सरकार बनी है। फिलहाल ठाकरे और शिंदे गुट के बीच पार्टी के चुनाव चिन्ह को लेकर लड़ाई है। सूत्रों का कहना है कि तीर और धनुष का निशान ठाकरे की सेना को मिल सकता है। अंधेरी पूर्व सीट विधायक रमेश लटके के निधन की वजह से खाली हुई है। लगातार 2 बार इस सीट का प्रतिनिधित्व करने वाले लटके का इस साल मई में निधन हो गया था। सत्तारूढ़ बीजेपी और शिंदे गुट ने मुंबई नगर निगम के पूर्व पार्षद मुरली जी पटेल को उपचुनाव के लिए अपना उम्मीदवार बनाया है। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के दिवंगत लटके की पत्नी ऋतुजा लटके को इस सीट से उम्मीदवार बनाने की संभावना है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि उनकी पार्टी उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना का उपचुनाव में समर्थन करेगी। वहीं मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार ने उपनगर अंधेरी में उपचुनाव के लिए रविवार को पार्टी के केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया। उन्होंने ट्वीट किया कि मुरजी पटेल को स्थानीय लोगों का काफी समर्थन है। मालूम हो कि अंधेरी पूर्व विधानसभा क्षेत्र मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा क्षेत्र के तहत आता है। ब्यूरो रिपोर्ट। जी हाँ, तो उपचुनाव भले ही 3 नवंबर को हो, लेकिन ऐसे में सरगर्मियां बहुत ज्यादा तेज है और ऐसे में जाहिर तौर पे ये वाकई देखने वाली बात होगी कि कौन सी पार्टी किस पर भारी पड़ती है, खासतौर पे बिहार और अगर महाराष्ट्र की बात करें। बिहार की सबसे पहले बात करते हैं और खास मेहमानों से आपको रूबरू कराते हैं। इस वक्त इस विषय पर तफसील से चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है आनंद शंकर जी। बहुत स्वागत है सर, आप भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। अशोक सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि नेता हैं आरजेडी के। प्रोफेसर के त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हैं, जेडीयू के नेता हैं। और रुद्र प्रताप सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। आप सभी का बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आनंद जी आपके साथ ही करते हैं, क्योंकि क्या मानते हैं
मुकाबला दिलचस्प है और कड़ा भी है इन दोनों सीटों पर। देखिए नेहा जी, लोकतंत्र का ये सबसे महान पर्व होता है, चाहे छोटा चुनाव हो या बड़ा चुनाव। चुनाव बहुत ही पावन और पवित्र मन से इसमें हर एक पार्टी अपनी सहभागिता सुनिश्चित करती है और हर एक पार्टी अपने अपने हिसाब से चुनाव की रणनीति बनाती है, चुनाव में उतरती है। अब चुनाव लड़े जाते हैं नेता के नियत पे और नेता के नीति पे और पार्टी के नीति पे। तो बिहार में जो अभी के वर्तमान तथाकथित एक नेताजी हैं नीतीश कुमार जी, उनकी ना कोई नियत रह गई है ना कोई नीति रह गई। अभी देखिए लालू जी जैसे व्यक्ति के साथ ये सटे और लालू जी को भी तुरंत ये धोखा देंगे, हालांकि चुनाव में जरूर गलवैया बना के घूम रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है कि 14 करोड़ बिहार के लोगों के प्रति जो उत्तरदायित्व है भाजपा का और जो मैंडेट दिया था वहां के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को, उसके प्रति एक जो संकल्प है उसको लेके चुनाव में उतर रही है। उपचुनाव है, जनता का जो भी उसका जनता का निर्णय होगा वो सर्वमान्य होगा, वो हम लोग उसको स्वीकार करेंगे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, पब्लिक को ये समझना होगा कि नेता का नियत क्या है और नेता की नीति क्या है। ठीक है त्रिपाठी जी, मैं आपका रुख कर लेती हूँ। कह रहे नीति और नियत पर चुनाव लड़े जाते हैं, लेकिन नीतीश कुमार के पास तो ये दोनों ही नहीं है। तो ऐसे में मुकाबला क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी के फेवर में जाता हुआ दिखाई दे रहा है क्या? जब हम साथ थे तो हमारी नियत भी अच्छी थी, हमारा नेता भी अच्छा था और ये सर्टिफिकेट बिहार की 14 करोड़ जनता ने नीतीश कुमार को दिया। बिहार के जो तमाम भाजपा के नेता हैं वो उनको सर्टिफिकेट देते रहे और देश के प्रधानमंत्री ने खुद ही सर्टिफिकेट दिया है, वहां की तमाम मीटिंगों में कहा कि नीतीश कुमार ही हमारे मुख्यमंत्री होंगे, सुशासन बाबू भी बिहार के चेहरा रहेंगे। दूसरा सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने भी जाकर के कहा, सारी मीटिंगों में कहा कि नीतीश कुमार ही अच्छे बेदाग नेता हैं, बेदाग उनकी छवि है और उनका एक सुशासन बाबू के नाम से जनता ने उनको खिताब दिया है, इसलिए हम उन्हीं को। लेकिन ये तो मानेंगे ना, डर लग रहा है आप लोगों को, ये तो मानेंगे भारतीय जनता पार्टी से। मैं आपको आ रहा हूँ नेहा जी, मैं इनको समझा रहा हूँ। जहाँ तक नियत और नीति का सवाल है वो कम से कम भारतीय जनता पार्टी को मैं कहना चाहता हूँ कि जिसका घर खुद शीशे का होता है वो दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकता नेहा जी। जिन्होंने खुद ही जब जा करके आप महाराष्ट्र को देख लीजिए, पीडीपी के साथ समझौता देख लीजिए, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो हमाम में सब नंगे हैं। क्योंकि परिस्थिति जन्य जो समझौते होते हैं, राजनीति में न कोई परमानेंट दोस्त होता है न कोई परमानेंट मित्र होता है। तो ये सवाल है जो इनका सवाल है। अभी तक जब हम इनके साथ थे तो हम बहुत अच्छे थे, लेकिन जैसे हमने इनको छोड़ा तो हम सबसे खराब हो। तो आपने हमारे जो नेता के ऊपर नीति और नियत का सवाल उठा रहे हैं, जरा अपने बाह तो देखिए, आपके पास कौन सी मशीन है? ठीक है, जवाब दीजिए। मैं प्रवक्ता जी से पूछना चाहता हूँ कि कौन सी मशीन आपने आयात की है कि उसमें सबको डाल करके आप गंगा जल से धो देते हैं? हमारे माननीय नीतीश कुमार की नीति और नियत पे कहीं सवाल नहीं है। वो 17 वर्षों से मुख्यमंत्री के पद पे है, जनता ने उनको हमेशा अपने नीति और नियत का जरा सा 1-2 पर्दाफाश कर देता हूँ, उससे हो सके। अरे इसके पहले आपने पर्दाफाश नहीं किया प्रवक्ता जी, जब आपके साथ थे तो मोहम्मद नहीं पड़ी आपकी। सुन लीजिए प्रवक्ता जी, जब आप साथ थे हमारे तब तो कभी पर्दाफाश किया नहीं। जी जी जी, अब कौन सी ताकत आ गई पर्दाफाश कर? देखिए नेहा जी, नीतीश कुमार जी को निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे गृह मंत्री जी ने नेता घोषित किया था। परिणाम जो भी हो, हमने पहले ही उनको अपना नेता माना था, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वो उनके नेतृत्व में बिहार में एनडीए ने चुनाव लड़ा था, चेहरा प्रधानमंत्री जी का भी था, भाजपा का भी था। लेकिन हम लोगों ने अपने संकल्प पे कायम रहे। हमने उनके 43 सीट के बावजूद भी बिना किसी लाव लपेट के
बहुत ही सम्मान के साथ उनको मुख्यमंत्री के गद्दी पे बिठाया। वो अलग बात है कि आजकल वो कहते फिर रहे कि ना हमें तो मना कर दिया था, हमको तो ये कुर्सी प्यारी है नहीं। ये इसका कई सारा प्रमाण है। जैसे आप देखिए उस टाइम में मुंह की खाए थे। नहीं तो अब उनकी नीयत क्यों खराब लगने लगी आपको? नेहा जी, मैं बता रहा हूं। 2 दिन तक ओथ नहीं हुई है। नेहा जी, मैं आपके सम्मानित चैनल से कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि 2 दिन ओथ नहीं हुई, नीतीश कुमार जी ओथ लेने नहीं जा रहे। उन्होंने कहा हमारी संख्या कम आई, हम वोट नहीं लेंगे। लेकिन जब इनके नेताओं के वरिष्ठ नेताओं को प्रधानमंत्री जी का और इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष तो वो का तो कह रहे हैं हम तो अपने तब संकल्प पे कायम रहे, आप लोग नहीं रहे। लेकिन अशोक सिंह जी, क्या वाकई एक बड़ी चुनौती है भारतीय जनता पार्टी आप लोगों के सामने? जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस जो एक दूसरे की धुर विरोधी रहती थी, अब तो सब भाई भाई बन के साथ में है। तमाम राजनीतिक पार्टियां वर्सेस भारतीय जनता पार्टी, वाकई एक बड़ा मुकाबला है क्या अशोक जी? कहीं से नहीं लगता, क्योंकि नेचुरल अलायंस जो था वो पहले से ही जेडीयू और आरजेडी के हिसाब से एक है। भारतीय जनता पार्टी इतनी भय और दहशत में है कि उसको रात में भी सपने नीतीश के आते हैं, लालू यादव के आते हैं, आरजेडी के आते हैं। अरे भाई, अगर वो सब हम लोग इतने कमजोर हैं तो क्यों आप चिंतित होते हैं, क्यों बुराइयों में लगे हैं? अभी यहाँ होने जा रहा चुनाव होने जा रहा है, आप देखें, हम राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड और अन्य विपक्षी दल यहाँ ही नहीं पूरे देश से खदेड़ने का काम करेंगे। देखते जाइए। हम लोग भयभीत तो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी पता नहीं क्यों भयभीत हो गई है। हमेशा उसको खौफ आता है, कभी नीतीश का, कभी तेजस्वी का। वो तो कह रहे हैं कि आप भयभीत हो गए हैं, हम काहे में भयभीत हो गए? दिखते हैं। हम काहे में? हम लोग तो डंके के चोट पर चढ़ के गवर्नमेंट उनसे छीना है, उनके ही ये एकजुटता जो आप दिखा रहे हैं, ये जो आप बता रहे हैं कि जी हमारा तो अलायंस है, आप लोग तो एक दूसरे के धुर विरोधी होते थे। अब ये क्या ये कहा जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आप सबको विरोधी नहीं, ये हम लोग समाजवादी विचारधारा के, नेहा जी, हम लोग समाजवादी विचारधारा के लोग हैं। समाजवादी विचारधारा के लोग लड़ते हैं, फिरते हैं, कटते हैं, मरते हैं, लेकिन जब देश की अस्मिता का सवाल आता, प्रदेश की इज्जत का सवाल आता है, हम सभी एकजुट होकर। बाकी लोग कौन सी विचारधारा के हैं? बाकी लोग कौन सी विचारधारा के हैं? उनकी तो न विचार है न धारा है। बाकी आप देख लें कि न रोजगार है, न सम्मान है। क्या हुआ इस 10 साल, 8 सालों में, 7 सालों में? वो तो नीतीश कुमार बेहतर तरीके से बता पाएंगे बिहार में क्या हुआ, जिनके साथ आप सरकार में हैं। उनसे पूछिए ना बिहार में क्या हुआ। हम तो नीतीश जी तो बता रहे कि हमने तो छोड़ा इसीलिए कि हमें भारतीय जनता पार्टी ने कहा था ये पैकेज देंगे, वो पैकेज देंगे, तो हमें महसूस हुआ ये तो मैं तो ठगा गया। बिहार की जनता को इन्होंने ठगा है, इसलिए हमने छोड़कर अपना नया रास्ता जो है, झूठ के पुलिंदे में हम कितने दिन रहेंगे? हमको ठगा गया, हमसे झूठ बोला गया। पूरा आनंद जी भारतीय जनता पार्टी पे फोड़ा जा रहा है, और ये उपचुनाव में भी क्या इसकी झलक देखने के लिए मिलेगी? निश्चित मिलेगी, सफाया होगा उपचुनाव में। ये भानुमति का जो कुनबा जुड़ा है ना, ये इतना सिर फुटा हुआ लोग। अभी तो चलिए उपचुनाव है, जब भारतीय जनता पार्टी के साथ भानुमति बनती थी जब उनका चलता था, भाजपा के साथ भानुमति नहीं बनती थी। अशोक सिंह जी, अगर आपको राजनीतिक तजुर्बा होगा तो याद रखिए, एक नीतीश कुमार को हम लोगों ने आपके जंगल राज के खिलाफ बिहार में बिठाया था, और कोई मजबूरी नहीं थी। ये आपके राष्ट्रीय जो मोकामा की सीट है तो जंगल राज की और एक और बांधी है, आपको याद होगा। अनंत सिंह जेल में क्यों गए ये भी पता होगा सर आप लोगों को। बिहार को बनाने की परिभाषा देखिए। ऐसे तू में डिबेट अब वो छोड़ दीजिए जंगल राज। अरे वो एक पीढ़ी हो गई। ठीक है अशोक जी, नई पीढ़ी आई है, नया बिहार बनने जा रहा है। नई पीढ़ी आई, कैडर तो वही रहता है ना सर। आनंद जी, नया कैडर हो जाता है, विचारधाराएं बदल जाती हैं।
ठीक है, एक नया विचारधाराएं बिहार बदल पैदा जाती हुआ। है, लेकिन ये जंगल राज का जो मौका जिक्र भी करते हैं दीजिए, रुद्र प्रताप जी, कैडर आया जंगल है, राज इसका का जो लगातार कैडर जिक्र आया किया है, जाता है। जिस दिन और से ये इन जो लोगों ने मोकामा सत्ता की संभाली सीट है जहाँ पे उपचुनाव हो रहे हैं, ये भी इसकी बानगी है कि अनंत सिंह को क्यों आखिर उनकी जो सदस्यता है वो रद्द कर दी गई थी। आरजेडी का खासा प्रभाव वहां पर माना जाता है, अनंत सिंह एक बड़ा नाम है जो वहां पर जीतते आए हैं, लेकिन ऐसे में AK-47 रखने में उनको सजा हुई और उसके बाद विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई। ये भी एक बताता है कि जिस बात का जिक्र भारतीय जनता पार्टी करती है और एक खौफ दिखाती है, देखिए आरजेडी आएगी तो जंगल राज आएगा, आरजेडी आएगी तो जंगल राज आएगा। क्या लगता है कि इन 2 विधानसभा सीटों पर भी उसका असर देखने को मिलेगा? नेहा जी, एकदम देखने को मिलेगा, क्योंकि दोनों गठबंधन टूटने के बाद से ये पहली परीक्षा होगी दोनों लोगों की। भारतीय जनता पार्टी की परीक्षा इसलिए होगी कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से नीतीश कुमार के पीछे ही रही है बिहार में, तो उसका परिणाम उसको इस बार देखने को मिलेगा, क्योंकि बिहार में उसके पास कोई नेतृत्व नहीं है कि जिसके पीछे बिहार की जनता खड़ी हो सके। ये समस्या बीजेपी को देखने को मिलेगी। मुकाबला कड़ा इसलिए होगा कि मोकामा की सीट पे बीजेपी थोड़ा सा कमजोर पड़ सकती है, तो गोपालगंज की सीट वो बचाने में सफल हो जाएगी। लेकिन जो नीतीश और महागठबंधन इनका हुआ है, इसकी भी परीक्षा होगी, क्योंकि इस महागठबंधन के बाद ये लोग चुनाव में पहली बार जाएंगे। अभी नीतीश कुमार इसके पहले उन्हीं के खिलाफ उन्होंने वोट मांगे थे। अनंत कुमार खुद आरोप लगाते हैं नीतीश कुमार के ऊपर कि उन्हीं के चलते उनको फंसाया गया, उनको गिरफ्तार किया गया, या जो भी उनकी सदस्यता गई। तो इन परिस्थितियों में वहां चुनाव होना है। अब ये चीज वोटर तय करेगा कि वो इस गठबंधन के साथ है या नहीं, क्योंकि नीतीश कुमार जी की पूरी राजनीति इसी के खिलाफ थी और आज वो उसी राजनीति में आकर के खड़े हो गए हैं। दूसरी बात, तेजस्वी यादव भी इसी के खिलाफ थे, अब ये दोनों लोग एक साथ आके खड़े हो गए हैं। अब इस चुनाव में जनता ये तय करेगी कि वो महागठबंधन के साथ है या नहीं है। बीजेपी के लिए तो बिहार में समस्या है, इनके पास नेतृत्व नहीं है। इस चीज का इनको खामियाजा देखने को मिलेगा इस उपचुनाव में, क्योंकि जनता किसके पीछे खड़ी होगी। इनके पास अपना कौन सा नेता है जो बिहार को लीड करने वाला है, क्योंकि इन्होंने पिछले 20 सालों में यही चीज नहीं किया कि नीतीश कुमार के सामने अपना नेतृत्व नहीं खड़ा किया, और आज उसी का खामियाजा बीजेपी भुगत रही है। क्यों कि नीतीश कुमार जो बार बार अलग हो जाते हैं। अगर इनके पास कोई अपना नेता होता तब तक ये बिहार में बहुत अच्छा कर जाते। तो ये एक लू पॉइंट रहा है क्या यहाँ पे आनंद जी, जिस बात का जिक्र अभी रुद्र प्रताप जी कर रहे हैं कि कोई बड़ा नेता आप लोगों ने प्रोजेक्ट नहीं किया आगे? आप देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ये जो विश्लेषक महोदय ने जो बात कही, इनके जैसे प्रबुद्ध विश्लेषक लोग 2017 में जब मैं उत्तर प्रदेश में चुनाव में था रहा था, तब ऐसे ही विश्लेषक लोग आके कहते थे कि उत्तर प्रदेश में इनके पास चेहरा कौन। और 2017 में जब हम लोगों ने प्रचंड बहुमत से जीत की, तब हम लोगों ने वहां मुख्यमंत्री का चेहरा दिया आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को, और उसके बाद देखिए उसकी पुनरावृत्ति 2022 में कैसे हुई है, और भी हम लोग ज्यादा सीट से आए। तो भारतीय जनता पार्टी के पास गैलेक्सी ऑफ लीडर्स होते हैं। हाँ, हम लोग जब मौका आता है तब अपने उस लीडर को फ्रंट पे रखते हैं। ठीक है, मोकामा सीट पे आप लोगों का पलड़ा कहीं ना कहीं हल्का तो है, इस बात को तो मानना पड़ेगा। देखिए, ऐसा तो होता नहीं है कि 243 सीटों पे ही आपका पलड़ा भारी हो। कहीं भारी होता है, कहीं हल्का होता है, कहीं भारी होता है, कहीं हल्का होता है। नीतीश कुमार जी को हम लोगों ने आगे इसलिए रखा क्योंकि हम लोग गठबंधन धर्म को निभाने वाले हैं। हम लोगों ने उनको इनके जंगल राज के खिलाफ आगे किया था और इनको नेता बनाया था, नहीं तो इनकी ना कोई क्षमता थी, न हैसियत थी, न राजनीतिक कोई विश्वास थी। तो भारतीय जनता पार्टी ने उनकी हैसियत बनाई है, बिल्कुल बनाई। नीतीश कुमार जी की हैसियत बिल्कुल बनाई है। नीतीश कुमार आज आपको आपकी हैसियत दिखाते हुए आरजेडी के साथ चले गए, आप कह रहे हैं हमने जी उनकी हैसियत बनाई है। उन्होंने कोई हैसियत नहीं दिखाई। ये अच्छा हुआ कि बिहार के जो 14 करोड़ लोगों के ऊपर जो एक अभिशाप जो एक लगा हुआ था, हाँ। वो ग्रहण हट गया नेहा जी। और जब ये जनरल इलेक्शन भले ग्रहण का नाम नहीं लीजिए, लेकिन नहीं, जब गए थे वो और जब सरकार बन गई थी महागठबंधन की, तब आप ही लोग सबसे ज्यादा चिल्ला रहे थे। कुमार का हरदम मुखालफत किया, शराब नीति पे मुखालफत किया, लॉ एंड ऑर्डर पे मुखालफत किया। वही तो उनको अखरता था। उनको अपने केबिन से निकलना नहीं होता था, बिहार किस दिशा में जा रहा वो देखना नहीं होता था। हम लोग हर फ्रंट पे कहते थे कि भाई गठबंधन है तो क्या हुआ, आप इन चीजों पे देखिए, कानून व्यवस्था पे देखिए। लेकिन उनको जैसे आरसीपी बाबू ने कहा था ना
कि 3 बजे से उनका एक भूजा कैबिनेट बैठ जाता है, उसी में वो मशगूल रहते थे। 4 उनके चापलूस लोग ठीक बैठ है के जीओजुड़ी करते थे। त्रिपाठी जी अब फिर कह रहे हैं, भाजपा उस पे देखिए विश्वास अब नहीं नीतीश करती। कुमार के नाम भाजपा पर तो कर्ज पे उनके विश्वास चेहरे पे करती। वोट नहीं मिलने वाले, काम भी करके दिखाना होगा, और जो देखिए, काम देखिए, किया है देखिए, उसके देखिए, ब्याह पे देखिए, ये 2 सीटें तो आप अपने और कब्जे ये में नहीं कर अशोक पाएंगे। कुछ भी ना देखिए पाले, नेहा जी, तुरंत इनको भी जहाँ दगाबाजी तक देने सवाल वाले आनंद जी थे। कह रहे हैं, सम्मानित भाजपा के प्रवक्ता जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2005 में 115 सीटें थी हमारी, और उस समय इनकी सीटें कितनी थी वो आप इनसे पूछिएगा। उसके बाद का ग्राफ तो जब देखिए ना, हमने इनको बनाया उसके बाद का ग्राफ देखिए, हम और आज देश में उसके बाद हम लोग केंद्र में और- कितने में थे और आज कहाँ हैं? पूरे देश में कितने में थे और आज कहाँ हैं? और बिहार में कितने में थे और आज कहाँ हैं? आप ग्राफ उठा के देख लीजिए। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन होता है सर। आप तो एक प्रबुद्ध व्यक्तित्व हैं, आप तो गलती से जदयू के प्रवक्ता हैं त्रिपाठी जी। आप नहीं, नेहा जी मैं आपको बताना आनंद जी मेरी बात तो पूरी होने दीजिए, हम आपको नहीं डिस्टर्ब करते हैं। हमने बताया नहीं कि 2005 में 115 सीटें, और जो काम हमने किया है लालू को हटाने का उस दौर में, वो काम शायद आप ना कर पाते, और इसी कारण सर अब आपने पहले लालू को हटाया, फिर लालू के नीतीश साथ ही जी को सरकार बना ली, क्या मुख्यमंत्री सिर्फ वहां सत्ता घोषित की किया मलाई गया, खाने के लिए ही है क्या और नीतीश कुमार? लगातार नेहा जी लगातार काम करने के कारण माननीय नीतीश कुमार को बिहार की 14 करोड़ जनता ने 17 वर्षों तक उनको मुख्यमंत्री के कुर्सी पे बनाए रखा। देश के किसी भी मुख्यमंत्री का कार्यकाल आप देखें तो बहुत कम। वो कह रहे हैं हैसियत ही नहीं थी नीतीश कुमार की, वो तो हमने बीजेपी ने बना दिया। 17 साल के अभी कार्यकाल आपने में सुना नहीं बेदार आनंद जी क्या कह रहे थे? वो कह रहे हैं नीतीश कुमार की हैसियत ही नहीं थी, वो तो बीजेपी ने बना दिया उन्हें मुख्यमंत्री। आप लोग कह रहे हैं कि जनता ने चुन लिया जी। देखिए 115 सीटें 2005 से शुरू हुआ हमारा इनका गठबंधन 2005 से है बिहार में, और उस समय हमारी 115 सीटें थी और इनकी सीटें बहुत कम थी, 40-42 सीटें थी। 2005 तो उस दौर में नहीं थी, 10 में आई थी। 115 सीटें हमारी नहीं, आप जाके देखिए ना गूगल पे, 115 हमारी सीटें थी आनंद जी, उसको थोड़ा समझिए। ठीक है चलिए वो छोड़ दीजिए, लेकिन अब ये बताइए ये गोपालगंज सीट पर कैसे मुकाबला करिएगा आप लोग? देखिए नेहा जी, हमारे पास 7 दलों की ताकत है, जो महागठबंधन जो बना है, मतलब मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करने के लिए 7 पार्टियों को एकजुट होना पड़ा। इनके साथ ये समस्या है कि इनके पास ना तो कोई चेहरा है, ना तो इनकी कोई नीति है, ना तो वहाँ कोई नियत है, इसलिए बिहार में हमेशा ये फेल रहे। बिहार की धरती पर इन्होंने कोई नेता नहीं पैदा किया। ठीक है, वहाँ इन्होंने ठीक है सर, अशोक जी आपसे मेरा सवाल है, मैं त्रिपाठी जी लौटती हूँ। अशोक जी अब सवाल इस बात को लेकर है, ये गोपालगंज सीट पर कैसे मुकाबला करिएगा आप लोग? यहाँ पे तो बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी है। इससे पहले भी अगर हम सुभाष सिंह की बात करें तो लगातार जीतते हुए आए थे। देखो चुनाव की नेहा जी बात है, किसका पलड़ा भारी है किसका नहीं, जनता के बीच में कौन कितना ताकतवर है, कितना प्यार है, कितना विश्वास है जनता में, ये अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास टूटा है। बड़े बड़े आशाएं दी थी, बड़े बड़े आश्वासन दिए थे, गरीब हो बेरोजगारी हो, उससे लोगों आज महंगाई चरम सीमा पर है, किसान मजदूर सभी परेशान है। पूरे देश में महंगाई की जो मार है वो बुरा हाल है, चाहे किसी भी फील्ड में हो, चाहे महिलाओं की रसोई से लेकर पेट्रोल डीजल कपड़े किसी में। ये सब क्या जनता सोच के बैठी है कि हमें क्या करना है, और इस बाई इलेक्शन में तो कुछ ही नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो कहती है महंगाई बेरोजगारी अपनी जगह है, लेकिन बिहार में सबसे ज्यादा लोग गुंडाराज से परेशान है। भारतीय जनता पार्टी कह रहे महंगाई बेरोजगारी अपनी जगह है, लेकिन बिहार में सबसे ज्यादा जो लोग हैं वो गुंडाराज से परेशान है। कौन सा गुंडाराज? कहाँ गुंडाराज? कहाँ है गुंडाराज? कह रहे खुलेआम गोली चल जाती है, आप गुंडाराज की बात कर रहे हैं, आपको दिखता नहीं। आपने गलती संभाली है, खनन विभाग के दफ्तर में जाके धमकी देना, डीएसपी का वर्दी फाड़ देना, रोज मर्डर और ये गुंडे एलिमेंट का इलाज किया जाएगा। गुंडा किसी दल का पार्टी का नहीं होता है। अगर गुंडा होगा कुछ तो कम से कम उसको सजा दी जाएगी और बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की सरकार बनेगी।
बिहार में जनता, बिहार के जनता के सम्मान की सरकार बनेगी और ये बिहार सम्मान का दे रहे हैं आप लोग इलेक्शन जनता का। ये महागठबंधन लिए हुए व्यक्ति का बहुत सिर फोड़ा जा रहा ताकतवर है से और ये जीतेगा। सम्मान दे रहे हैं आप देखते लोग। जाइए। रोज ठीक है, डकैती- गोपालगंज में कितना कड़ा मुकाबला मानते हैं रुद्र जी आप? देखिए नेहा जी, गोपालगंज में तो मुकाबला कड़ा होगा क्योंकि वो बीजेपी की सीट है और गोपालगंज यूपी से लगता हुआ जिला पड़ता है बिहार का, तो उस पर प्रभाव पड़ेगा बीजेपी का, उस पर पलड़ा भारी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। बीजेपी की समस्या मोकामा में होगी क्योंकि मोकामा सीट पे बीजेपी जब चुनाव में जाएगी तो वहाँ बहुत सारी चीज़ें उसको करना पड़ेगा। और अभी जैसे आनंद जी कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश की तुलना बिहार से कर रहे थे, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जो पोजीशन है और बिहार में जो बीजेपी की पोजीशन है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। बीजेपी कभी भी उत्तर प्रदेश में सेकंड नंबर की पार्टी नहीं रही है। बीजेपी हमेशा यूपी में फ्रंट से लीड करती है और बीजेपी के लगभग बड़े नेता यूपी से ही आते हैं। लेकिन बिहार में वही समस्या इन्होंने खड़ी करी है कि इन्होंने अपना एक नेतृत्व नहीं दिया, जिसकी वजह से इनको हमेशा बैकफुट पे ही खेलना पड़ा। नीतीश जी ने कोई नया काम थोड़ी किया, इसके पहले भी उन्होंने गठबंधन तोड़ा था, उसके पहले भी उन्होंने सरकार बनाई थी, तब भी बीजेपी ने इनसे सीख नहीं ली थी। तो अभी तो मान लीजिए उपचुनाव है, उपचुनाव में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 2 सीटें, एक सीट उनकी थी एक इनकी थी, हो सकता है समीकरण बराबर पे ही रहे, बीजेपी एक सीट अपनी बचा ले जाए। लेकिन समस्या बीजेपी के लिए वहां ये है कि नेतृत्व इनका कौन संभालेगा। केंद्रीय नेतृत्व के नेताओं से प्रदेश नहीं चलेगा, आपको प्रदेश में नेता देना पड़ेगा और जब तक आप प्रदेश में नेतृत्व नहीं देंगे आप सेकंड नंबर पे रहेंगे। आप किसी का उदाहरण देते रहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि जो बिहार की वोटिंग होती है उसके समीकरण कुछ और होते हैं और जब हर राज्य के समीकरण और दूसरे राज्यों में बीजेपी आती है तो उसके समीकरण और होते हैं। जी, वहाँ ओवैसी भी जाकर के 5 सीटें जीत जाते हैं तो वहाँ कुछ समीकरण तो अलग हैं। इसको बीजेपी को समझना पड़ेगा और वहाँ अपना नेतृत्व खड़ा करना पड़ेगा, नहीं तो उसको नीतीश कुमार या और बाकी लोग हमेशा दूसरे नंबर की पार्टी ही रखेंगे। बिल्कुल, तो जाहिर तौर पे गोपालगंज और मोकामा में कड़ा मुकाबला है और वाकई देखने वाली बात ये होगी कि इस कड़े मुकाबले में बाजी कौन मारता है। बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमारे साथ संजय द्विवेदी जी हैं, शिवसेना के नेता है, बहुत स्वागत है आपका। मुखलेश शेख जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, एनसीपी के नेता है, बहुत स्वागत है सर आपका। और अश्विनी शाही जी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि बीजेपी के नेता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। साथ ही साथ हमारे साथ रुद्र प्रताप सिंह जी जुड़ गए हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक है, सर आपका भी बहुत स्वागत है, आप पहले से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा और अहम सवाल इस वक्त का यही है कि आखिर जो महाराष्ट्र की सीट है वो किसके खाते में जाएगी और ये मुकाबला कितना दिलचस्प होने वाला है। संजय द्विवेदी जी, क्या लगता है उपचुनाव की ये जो सीट है, लगता है इसमें मुकाबला कड़ा है आप लोगों के लिए? नेहा जी, मैं आपको एक एक बात में जवाब दूंगा। पहले मैं भस्मासुर हुआ था, आपको याद होगा, जिसको शंकर भगवान ने आशीर्वाद दिया था जिसपे सिर पे हाथ रख दोगे वो भस्म हो जाएगा। इसका उसने क्या किया, वो शंकर जी के पीछे पड़ गया और शंकर जी ने आखिरकार उसी को हाथ रखवा के मरवा दिया। माननीय उद्धव ठाकरे ने जब अमित शाह से बात की कि 2.5 साल की सरकार बनेगी तो उन्होंने कहा था कि शिंदे जी जो है वो शिवसेना के मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी, कुछ ऐसी दिक्कतें बनी कि भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाने से मना कर दिया, हमको एनसीपी और कांग्रेस से बात करनी पड़ गई, जिसकी वजह से माननीय उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने। वहाँ पे शिंदे जी भी मौजूद थे, ऐसा नहीं था कि शिंदे जी मौजूद नहीं थे। ये 40 विधायक सर, सीट पे मुकाबला कितना दिलचस्प है। अभी वहाँ पर क्या था क्या नहीं था, अब किसकी सरकार है किसकी सरकार नहीं है, जनता सब जानती है, समझती है, सब चीजें बेहतर तरीके से पता है। सर नेहा जी, आप बीच में टोकेंगी तो हम बात ही नहीं कर पाएंगे। नहीं, आप मुद्दे पे रहिए ना सर, मैं पूरा आधा घंटा आपको नहीं दे सकती ना, मेरे पास और भी तो गेस्ट है। सर हम मुद्दे पे आ रहे हैं, मुद्दे पे रहिए। यहाँ तो शिंदे भी तो सर खड़ा करेंगे ना, तो ये मुद्दा नहीं हुआ क्या जो हम बात कर रहे हैं आपसे, इसी में मुद्दा हुआ ना। और शिंदे जी खड़ा नहीं करेंगे अपने पिताजी, या भाजपा पिताजी खड़ा नहीं करेगी, तो ये भी मैं मुद्दे पे आ रहा हूँ ना। सुनिए तो कम से कम धैर्य रखिए ना, थोड़ा धैर्य रखना सीखिए ना। हाँ सर, मेरे पास तो धैर्य है, आप भी धैर्य रखिए सर, क्योंकि बाकी जो गेस्ट है वो धैर्य नहीं रखेंगे। नहीं, सब धैर्य रखेंगे, हमारी बात सुनेंगे, नहीं, मुद्दे पे रहिए ना सर, तो पॉइंट बात करिए। झूठ से शुरू किया तो धैर्य कितना रखेगा आदमी।
शिवसेना जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाती है और धोखा देकर भाग जाती है, और आप यहाँ झूठ फैला रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हट गई। सुन लीजिए पहले, आप लोग सुन लीजिए पहले बात, पार्टी के लिए सुन लीजिए पहले बात। आप बीच ना बोलिए, बीच मत बोलिए, बीच मत बोलिए भाई, आप शांत होइए, सुन लीजिए। ठीक है, मुद्दे पे रहिए। ठीक है संजय जी 30 सेकंड में अपनी बात पूरी करिए। सोचा भारतीय जनता पार्टी सोचा भस्मासुर जो सिंधे बन गया है आज की डेट में, अब जाके उद्धव ठाकरे पे हाथ रख रहे। अरे प्रभु शिवसेना बताइए, अरे शिवसेना पीछे मत जाइए। शिवसेना के जो उद्धव ठाकरे को, संजय द्विवेदी जी, उद्धव ठाकरे जी को नसीहत दीजिए कि अपनी 10-12 लोगों के साथ अपने बाप बेटे ही बचा तो है नहीं घर में। मैं धैर्य रखा हूँ, लेकिन शुरुआत क्या करें हम लोग? धैर्य सुन लीजिए सब धैर्य रखें, बस आप धैर्य मत रखिए सर, ये तो गलत बात है ना सर। मुद्दे पे रहिए ना सर। मैं धैर्य रखिए, मैं बोल लूँ पहले तो आप बोलिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने सिंधे को सोचा भस्मासुर है ये शिवसेना का, भस्मासुर को ले आए बगल में और शिवसेना पे उद्धव ठाकरे हाथ रखने कह रहे थे। लेकिन देखिए आप मेरी बात समझिए, भगवान ने एक शब्द दिया है कि किसी के सोचने से कोई बात नहीं होती है। आप तुम्हें सोचो नेहा जी का काम हो जाए, नेहा जी मर जाए, नहीं मर सकती है, क्यों? जब तक भगवान नहीं चाहेगा। आज जो सीट की आप बात कर रही हैं, महाविकास अघाड़ी सरकार, महाविकास अघाड़ी का प्रत्याशी और शिवसेना का प्रत्याशी इस सीट पे जीतेगा और धनुष बाण से जीतेगा। ये भी बता दूं आपको कि किसी के रिफ्लेक्शन करने भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस मुक्त भारत बना रही थी, बना पाई क्या? आज भारत यात्रा कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी कर रहे हैं, रुकवा लें। नेहा जी क्या आज द्विवेदी जी क्यों इधर उधर की बात कर रहे हैं? क्यों नहीं रुकवा रहे? भारतीय जनता पार्टी को मुझे समझ नहीं आ रहा संजय जी क्या हो गया आज आपको? बात मैं कर रही हूँ इस उपचुनाव की, आप भारत जोड़ो यात्रा पे चले गए, दक्षिण में भारत जोड़ो यात्रा हो रही है, आप कांग्रेस को रिप्रेजेंट करने लगे। पार्टी सोचती कांग्रेस में, अरे सुन तो लीजिए मेरी बात। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि कांग्रेस शिवसेना में नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा। मैं फिर बता रहा हूँ आपसे, कांग्रेस मुक्त भारत और शिवसेना मुक्त महाराष्ट्र नहीं बन पाएगा। सिंधे से क्या, सिंधे से बड़े आदमी को लेके आ जाए। ये सीट इस सीट पे कितना कड़ा मुकाबला देंगे आप लोग, ये बताइए ना। ये जो सीट है अंधेरी पूर्व सीट, जीत रहे हैं, हम सीट जीत रहे हैं, धनुषबाण लेके हम सीट जीत रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग को अपने बस में कर ले, ठीक है। शिवसेना तो सीट जीत रही है अश्विनी जी, फिर आप लोग क्या करेंगे? आप लोग तो ठन ठन गोपाल हो जाएंगे इस सीट पर, ढपली बजाएंगे, ये ढपली बजाएंगे आप लोग, ढपली बजाएंगे, गद्दारों को जोड़ के ढपली बजाएंगे। ये कहते ये बोल गए आप सुन भी लेते हैं, धैर्य तो आपको भी रखना चाहिए संजय जी, सुन लेते हैं आप थोड़ा सा। ढपली बजाएंगे क्या आप लोग, बताइए अब। चुनाव आयोग पर इन्होंने उंगली उठा दी, इन्होंने तुरंत कह दिया चुनाव आयोग को बस में कर ले। अरे भाई, चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है, ईडी अपना काम करके संजय राउत को जेल में डाले हुए हैं, उनको बताइए ना। संस्थाएं अपना काम कर रही है, संस्थाओं पर उनको बताइए द्विवेदी जी। ये जो लड़के साहब है, जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी पत्नी को आप लड़ा रहे हैं। अब आप सोचिए कि आपके साथ कौन है? भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर में माननीय उद्धव ठाकरे जी ने भारतीय जनता पार्टी को धोखा दिया। वहाँ की जनता ये जान रही है कि आज एक बेहतर सरकार कौन दे सकता है, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना। नहीं, इस चुनाव से देखिए, अब वो कौन दे सकता है कौन नहीं दे सकता है, ये एक बात का विषय है। लेकिन आप लोगों ने अब सरकार बनाई, शिंदे गुट के साथ में आके सरकार बनाई, क्या ये एक कड़ी परीक्षा होगी आप लोगों की कि इस गठबंधन को जनता पसंद कर रही है या नहीं कर रही? इसलिए ये मुकाबला काफी दिलचस्प और बहुत अहमियत रखता है ना अश्विनी जी। नेहा जी, आपकी बात एकदम 16 आने सच है। ये चुनाव हो या कोई चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को बहुत मजबूती से देखती है और लेती है, इसलिए मेहनत उतनी ही करती है। लेकिन अभी हमारे संजय द्विवेदी जी हैं, ये कौन से चुनाव चिन्ह से आएंगे ये बता दें। कौन सा कांग्रेस से लड़ेंगे कि नया कोई चुनाव चिन्ह होगा या इनका प्रत्याशी निर्दल होगा? ये टेक्निकल चीज है। हम तो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी उतारेंगे जनता को। ठीक है संजय जी, कह रहे कौन से चुनाव चिन्ह से आएंगे आप लोगों का तो चुनाव चिन्ह तय नहीं है। आप लोग
ये बोल रहे जा रहे हैं कि हमारा सुनील जी, प्रत्याशी जीतेगा जी, सुनील जीतेगा जी, ये कौन सी बात हुई? जेडीयू ने आपसे गठबंधन तोड़ के हाँ। दूसरी सरकार बना ली है, अकाली दल आपसे भाग गया है। आप परिवारवाद की बात करते हो तो शिवसेना 30 साल तक आपके साथ थी। ये कह रहे कौन से चुनाव चिन्ह से चुनाव लड़ेंगे? पहली बात मैं चुनाव लड़ूंगा धनुष्बाण से, बिल्कुल लड़ूंगा। आप देखिएगा मेरी बात, मैं आप शिवसेना जीतेगी। चुप रहिए भाई, आप चुप रहिए, आप कर रहे हो आप जबरदस्ती। चुप रहिए, चुप रहिए बिल्कुल आप। नहीं ऐसे नहीं। चुप रहिए बिल्कुल आप। बात सुनिए नियाजी क्या है? सुनिए पहले, चुप रहिए पहले। ऐसी बात इस तरह से नहीं, संजय बात सुनिए, तहजीब से बात सुनिए, नहीं मत करिए। क्या हो रहा है? इनको रोकिए भाई, इनको रोकिए। अरे शांति बना के रखिए। एक करके सर, ये कोई तरीका नहीं है इनको रोकिए प्लीज। ना आप। आप लोग बहुत सम्मानित है हमारे लिए बीजेपी का और एक जो दूसरे को प्रवक्ता है, नहीं। बीजेपी के लोगों का एक ही काम है, सिर्फ और सिर्फ उद्धव ठाकरे को टारगेट करना और उसके कार्यकर्ता को दबाना, क्योंकि उन्होंने खोटा जो लिया है उसके आधार पे ये जो उनका एक काम यही है दबाने का। यहाँ भी दबा रहा है, नीचे भी दबा रहे हैं, लेकिन जनता सेना के और राष्ट्रवादी जितना के सोच साथ के है। आए उतना ही बोलना है क्या? सुन लीजिए, पहले सवाल सुनिए। अब सवाल ये भी है, उपचुनाव में आप लोगों का एक प्रत्याशी होगा एनसीपी शिवसेना का, या फिर अलग अलग प्रत्याशी मैदान में उतारेंगे इस उपचुनाव में? बताइए मुखलेश जी। जी 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 बिल्कुल, अभी इसके बारे में चर्चा चल ही रहा है। अभी चल ही रहा दशहरा है, का जो 1 महीने बाद चुनाव है, अभी चल ही रहा है चर्चा। मैडम चुनाव है, मैं आप बोल के पूरा, उसके बाद आप मुझे भी बोलने का मौका दीजिए ना मैडम। बताइए ना सर, आपको जवाब ही नहीं है। हो चुका है। देखिए बीच बीच में बोलेंगे तो मैं कैसे, मेरी आवाज नहीं पहुंचेगी। संजय जी 1 सेकंड रुक जाइए। दशहरे का जो है शिवाजी पार्क के अंदर और शिंदे ग्रुप के अंदर कौन कितना पब्लिक जमा कर सक रहा है, कौन कितना ताकत बता रहा है। 10 करोड़ रुपए का तो आज ओपन किया है नाना पटोले साहब ने कि 10 करोड़ रुपए इन्होंने 1700 बसों को दिया है शिंदे सरकार और फडणवीस सरकार ने। तो ये सब चीजों के अंदर लोगों को बहला फुसला के अपनी दुकान बचाने के चक्कर में, धनुष बाण को अपने तरफ लेने के चक्कर में चुनाव चिन्ह की बातें, तो वो तो ऑलरेडी पूरी चुनाव हमारे आदरणीय शरद पवार साहब ने कहा कि हम सपोर्ट करेंगे सेना को, हम सेना को सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, अब वो कह रहे हैं बता दीजिए। ठीक है देखिए उनको बोलने का, मुझे 2 मिनट बोलने दीजिए मैडम, जल्दी से। ये ऐसा है कि अश्विनी जी बैठे कि राज ठाकरे साहब के कार्यकर्ता उद्धव ठाकरे को टारगेट कर रहे हैं, हमारे शिंदे साहब के कार्यकर्ता जो जितने भी भागे थे वो इनको टारगेट कर रहे हैं। नया 9 दिन का है, जूना 100 दिन का है, क्योंकि इनको तो दे दिया गया कुछ, देने के कारण वफादारी से विरोध तो करेंगे ना। तो आए दिन नीचे भी झगड़ रहे हैं, ऊपर भी झगड़ रहे हैं। अब ये दशहरे का जो बीकेसी में प्रोग्राम हो रहा है शिंदे साहब का और माननीय उद्धव ठाकरे का जो हो रहा है शिवाजी पार्क में, इसमें ताकत लगा रहे हैं। इनके दिमाग हो गई खराब बीजेपी के लोगों की, क्योंकि ये सेना जो चुनाव चिन्ह है, इनको जो है ये देवेंद्र फडणवीस और हमारे अमित शाह और मोदी जी ने कहा कि भाई तुमको मिलेगा। डिक्लेरेशन के प्रवक्ता हर जगह डिक्लेरेशन दे रहे हैं कि भाई आपको मिल जाएगा। तो ताकत बताना जरूरी है। आज सबकी दिमाग है खराब, चाहे सेना की हो चाहे किसी की हो, मेजोरिटी बताओ। वरना शिंदे जी की दुकान बंद हो जाएगी शिवसेना के नाम पे। ठीक है, प्रताप जी भी हमारे साथ जुड़े हुए, उनका रुख करूँ, उससे पहले अश्विनी जी जल्दी से अपनी बात रखिए। मैं एक सवाल सिर्फ वही पहले जब सवाल जो संजय जी से किया था, मुखलेश जी चूंकि इनके पार्टनर है, एलआई पार्टनर हैं और कांग्रेस के लोग भी पार्टनर है, तो एक सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये चूंकि शिवसेना उद्धव ठाकरे को के पास ये सीट थी, तो इस बार चुनाव कौन लड़ेगा और उसका चुनाव निशान क्या होगा, ये मुखलेश जी जरा सा आपको बता दें। शिवाजी पार्क के मैदान जो है आपने देखा है, मुंबई हाईकोर्ट ने शिंदे साहब को नहीं दिया पहला झटका, दूसरा झटका। सुनिए अरे अश्विनी जी सुन लीजिए, अरे भाजपा के प्रवक्ता सुनिए साहब, उसके बाद में अभी कौन लड़ेगा बता दीजिए ना। वो कह रहे शिवसेना लड़ेगी, आप कह रहे एनसीपी लड़ेगी, कौन लड़ेगा? चुनाव लड़ेंगे, अलग अलग लड़ेंगे क्या? अलग फिर कौन से समर्थन की बात कर रहे हैं आप? उससे पहले के लोगों को पैसे से जमीन चटवा देंगे ये कार्यकर्ता, आज करके बैठे हैं गोरेगांव के लोग कि आवे मैदान में, सिर्फ बताता हूँ अंधेरी के लोग क्या बात कर रहे हैं। चुनाव लड़ेंगे, हम सपोर्ट कर रहे हैं राष्ट्रवादी के, हमारे आदरणीय शरद पवार सब इसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो सर एक ही उम्मीदवार तो उतारेंगे ना जब वो सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये एनसीपी भी उतार देगी, शिवसेना भी उतार देगी और उम्मीदवार उतार के बोलेंगे कि हम तो शिवसेना का सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा करेंगे क्या? बातें बड़े लोगों की है, चर्चा चल रही है मैडम, थोड़े टाइम में पिक्चर क्लियर हो जाएगा।
चर्चा चल रही थोड़े टाइम से 10 बजे तक क्लियर हो जाएगा चर्चा चल रही है। ठीक है, ठीक है, 10 बजे तक ठीक है। क्लियर हो जाएगा। संजय जी को बोलने दीजिए। संजय जी, कि सबका नेता ठीक आदरणीय है, शरद पवार है, मुकेश जी। उद्धव ठाकरे के कांग्रेस के ठीक सभी है, लोग सर। उनको वरिष्ठ का सलाह लेकर शरद पवार ठीक है, साहब का। ठीक है, ठीक है, ठीक है। संजय जी, नेहा जी, पैसे से 50 करोड़ एकदम ओके सिर्फ विधायक खरीद सकते हैं। इनके किरीट सोमैया जी ने भावना गावले पे आरोप लगाया था। ईडी वाला मामला 25 विधायकों का मामला है, अभी तक उसकी जांच क्यों नहीं शुरू हुई? पहली बात। दूसरी बात, पूरे देश में माननीय शिंदे जी शिवसेना को खरीदने के लिए पैसा लगा रहे हैं। ईडी कहाँ गायब है? ईडी क्यों नहीं चेक कर रही है? सीबीआई क्यों नहीं चल रही है? बगैर सबूत के नहीं माना जाएगा। सबूत पेश करिए। 10 करोड़ रुपए का नाना पटोले ने ढिला किया नाना पटोले, उससे केस फिर आप लोग से बोलने लगे। महाराष्ट्र अध्यक्ष पर। नहीं, ये कौन सा तरीका है? एक एक करके बात रखिए ना सर। हैंड रेज करिए, हैंड रेज करिए जिसको बोलना है। तो अश्विनी जी रोकिए भी आप। अश्विनी जी रोकिए, क्यों बोल रहे बीच में? सर मैं सबको रोक रही हूँ, मैं सबको रोक रही हूँ। मैं सिर्फ संजय त्रिवेदी जी को नहीं बोल रही, मैं सबको बोल रही हूँ। 50 होके एकदम होके पूरे देश में पैसे की बाढ़ लगी हुई है। शिव सैनिकों को पैसे से खरीदा जा रहा है। शिव सैनिक पैसे से नहीं बिकते हैं, शिंदे जी बिक गए सिर्फ। नेहा जी, इसमें बीच में बोलना लाजमी है। पैसे का ये कोई भी स्रोत बताए, कोई भी इनके पास है साक्ष्य तो प्रस्तुत करें। बोल रहे हैं, देखिए शिवसेना इस तरीके से सिर्फ बोल के निकल जाएगी, क्या मतलब है भाई? अश्विनी जी, नाना पटोले साहब ने बोला है 10 करोड़ रुपया आप लोगों ने 17,000 बसों को दिया है, उससे केस करें आप। ठीक है, नहीं ऐसे नहीं। रुद्र प्रताप जी, ये जो सीट है महाराष्ट्र की, ये कितने दिलचस्प लड़ाई आप देखते हैं, क्योंकि ठीक है सर, इस तरह से नहीं होता है ना, इस तरह से नहीं चलता है सर। ऐसे डिबेट होती है क्या? सब इकट्ठे बोलते रहते हैं आप लोग, ऐसे नहीं होता ना। रुद्र प्रताप जी का मैं रुक कर लेती हूँ, फिर मैं लौटती हूँ आप लोगों के पास। रुद्र प्रताप जी, मैं लौटती हूँ सर, मैं लौटती हूँ, थोड़ा सा वक्त दीजिए। नहीं, मैं आपका सम्मान करता हूँ। अश्विनी क्यों बीच बोल रहे हमारे बीच में? क्यों बोल रहे थे भाई? हम बोल रहे हैं, सहमत रहिए, उनको बोलने पे फिर आप जितना सर किसी को इजाजत नहीं देते हम लोग कि कोई भी एक दूसरे के बीच में बोले। मैं सबको टोकती हूँ, मैं सिर्फ अश्विनी जी को नहीं, सिर्फ संजय त्रिवेदी जी को नहीं, मैं मुकेश जी को ही नहीं, मैं सबको टोकती हूँ सर। ये तरीका नहीं होता, हम इस तरह की डिबेट नहीं कराते कि आप बीच बीच में बोले। हैंड रेज करिए, मौका मिलता है सर, आप लोगों को पूरा मौका मिलता है बोलने का। अश्विनी जी क्यों बोलते हैं बीच में भाई? नहीं, कोई भी, आप भी अगर बोलते हैं सर, मैं तो आपको भी टोकती हूँ। सिर्फ अश्विनी जी नहीं बोलते, संजय जी भी बोलते हैं, मुकेश जी भी बोलते हैं सर। नहीं, मैं नहीं बोलता हूँ, मैं नहीं बोलता हूँ। नहीं बोलना चाहिए, ये तरीका नहीं होता है डिबेट करने का सर। फटाफट बोलिए त्रिवेदी जी। रुद्र जी का मैं रुक कर रही हूँ। रुद्र जी, अब सवाल मैं लौटती हूँ सर, मैं मौका दूंगी। एक सेकंड। पूरे देश में धोखे चल रहे हैं इस समय। क्यों चल रहे हैं भाई? आप ईडी कहाँ गायब है? सीबीआई कहाँ गायब है? आईटी कहाँ गायब है? क्यों नहीं चेक कर रही शिंदे को? ये पैसा कहाँ से बांट रहा है ये आदमी? गद्दार आदमी, गद्दार हो गया। आपकी पार्टी छोड़ के चले गए तो गद्दार हो गया, उद्धव ठाकरे को छोड़ दिया गद्दार हो गया। ये कौन सा क्राइटेरिया है जिसपे नापते हैं आप लोग? कौन सा आपके पास? मैंने नहीं छोड़ा, क्यों नहीं छोड़ा मैंने? ये 50 होके लेके पार्टी छोड़ रहा है और शिवसेना कब्जा करना चाहता, नहीं कर पाएगा। शिवसेना सीट अंधेरे की महाविकास अघाड़ी का फिर बोलने लगाइए। दे दीजिए ना, सबूत मांग रहे हैं। संजय जी एक सेकंड रुक जाइए सर। ये मुद्दा है अंधेरी पूर्व सीट का, जहाँ पे उपचुनाव होने वाला है, लेकिन आप 50 खो के एकदम होके शुरुआत से लेके इसी का गाना गा रहे हैं सर। अब वो कह रहे हैं सबूत दे दीजिए, हमने 50 खो के दिए तो जीतेगा। अंधेरी सीट शिवसेना जीतेगी, महाविकास लड़ेगा, 85 खड़ा होगा। नहीं तो वो बोल तो रहे हैं अश्विनी जी, आप खड़ा होगा। अश्विनी जी कह रहे हैं कि अगर हमने 50 खो के दिए तो सबूत दे दीजिए। क्यों नहीं देते आप लोग सबूत? हवाई आरोप लगाते हैं क्या? हवाई आरोप नहीं है भाई, तो कैसे आरोप है सर? क्लियर आरोप है। 50 हो एकदम ओके। अरे त्रिवेदी जी, 50 हो के अडानी जी जो 2.5 साल पहले किसी जगह नहीं थे, आज दूसरे नंबर पहुंच गए विश्व में। कैसे पहुंच गए भाई? कैसे पहुंच गए? अडानी आज के अडानी बने हुए हैं क्या? पहले कुछ नहीं थे। कैसी बातें कर रहे हैं 100वें नंबर पे थे। अडानी अंबानी, आज के अडानी अंबानी है क्या? अरे अडानी 2 साल 2.5 साल पहले 100वें नंबर पे थे, दूसरे नंबर पहुंच गए। कैसे पहुंच गए भाई? एयरपोर्ट है तो बीपीसीएल में तो ये तो सब उनको भेजे दे रही है, तो पहुंच ही जाएगा। अरे बीजेपी खुद उनसे पैसा ले रही है और बेचने के लिए। बीजेपी पैसा ले रही है भाई, भारतीय जनता पार्टी पैसा ले रही है। संजय जी फिर देखिए आप लोग
बीजेपी पैसा ले रही है, बीजेपी पैसा दे रही है, बीजेपी ये कर रही है, बीजेपी वो कर रही है। सर सबूत के साथ क्यों नहीं आप लोग आगे आते हैं? बताइए, ये देखिए ये सबूत है, पैसे लेते हुए हमने देखा है, पैसे देते हुए हमने देखा है, या ये वीडियो है, या ये कॉल रिकॉर्डिंग है, कुछ तो सबूत दीजिए ना। आप हवाई बात अगर करेंगे तो इस बात का कौन विश्वास करेगा? कोई विश्वास नहीं करेगा सर। अभी अश्विनी जी कह रहे हैं कि अगर हमने दिए 50 खोके तो आप हमें सबूत दीजिए। अरे जनता विश्वास कर रही है ना, क्यों परेशान है आप? जनता विश्वास कर रही है, जनता विश्वास कर रही है या नहीं कर रही, इसका सर्टिफिकेट आप नहीं देंगे ना सर। उपचुनाव है, रुक जाइए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जनता किसे विश्वास कर रही है और किसको अपने सराखों पर बिठाएगी पता चल जाएगा। रुद्र प्रताप जी, अब सवाल, ठीक है, सवाल इस बात को लेकर है, अंधेरी पूर्व सीट भारतीय जनता पार्टी का विधायक इसमें थे और उनका निधन हुआ, उसके बाद खाली हुई, 2 बार से वही विधायक थे। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या लगता है इसमें मुकाबला कड़ा है क्या, या भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है आपको? एक बार फिर से नेहा जी, भारतीय जनता पार्टी का तो पल्ला भारी है, क्योंकि उनके प्रत्याशी पहले से भी जीते हुए थे, तो उनका तो फायदा उनको मिलेगा ही। शिवसेना के जो प्रवक्ता अभी बात कर रहे हैं, उनकी तो सबसे बड़ी समस्या यहाँ से शुरू होती है कि उनको क्या चुनाव चिन्ह मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर चुनाव चिन्ह नहीं मिला तो शिवसेना चुनाव कैसे लड़ेगी? तो इन समस्याओं से वो पहले निकल नहीं पा रहे हैं, अभी वो आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पे। दूसरी बात, ये प्रतिष्ठा की लड़ाई है शिवसेना के लिए, क्योंकि बीजेपी को वहाँ कोई समस्या नहीं है, किसी भी तरह के नहीं है। अगर वो एक सीट हार भी जाती है तो कोई उसको दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अगर शिवसेना अपना चुनाव चिन्ह बचाने में असफल होती है या चुनाव हार जाती है तो उसके लिए बहुत बड़ा राजनीतिक नुकसान है, क्योंकि अभी जो उसको नुकसान हुआ है उसको भरपाई करने में उसको बहुत वक्त लगेगा। और अगर उसने दूसरा नुकसान अगर कहीं से इनको मिल गया तो इनके लिए बहुत बड़ी समस्या होगी। तो शिवसेना को ये समझना होगा कि पहले तो शिवसेना अब किसको कहा जाए, ये भी एक समस्या है कि किसको शिवसेना कहा जाए। तो इसका फैसला भी इसी में हो जाएगा कि शिवसेना किसके पास रहेगी। तो इनको ये समझना होगा कि हम उन मुद्दों पर जाएं जिन मुद्दों का जनता से सरोकार हो। अब आप बीजेपी पे आरोप लगाते रहिए कि 50 करोड़ है, 100 करोड़ है, 200 करोड़ है, ये तो हर पार्टियों पे लगते हैं कि सारी पार्टियां पैसा लेकर के भीड़ बुलाती है, जिसकी सरकार होती है। अब इनके पहले इनकी सरकार थी तो इनके ऊपर भी ऐसे चीजें लगती हैं। लेकिन मेन चीज ये है कि मुकाबला बहुत कांटे का होगा और इसमें सारी की सारी प्रतिष्ठा दांव पे लगी है उद्धव ठाकरे जी की। उद्धव ठाकरे जी को अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए इस चुनाव को लड़ना है। बिल्कुल। और अब तो अपने लिए, अपने आप को बचाने के लिए, अपने चुनाव चिन्ह को बचाने के लिए सबसे पहले मशक्कत करनी पड़ेगी, बजाय दूसरों पे आरोप लगाने जी के। क्योंकि अगर वो चुनाव चिन्ह इनके हाथ से चला गया तो इनके लिए और बड़ी समस्या हो जाएगी, तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल, और ये मुकाबला और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ लोकतंत्र में इतना ही। नमस्कार।